नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी में जहां हम रोज बरोज बात आपसे करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस को लेकर। दरअसल दिन भर कार्यक्रमों के जरिए हम आपको ये तो बताते हैं कि पैसा बनाना कैसे है, लेकिन पैसे बनाने से ज्यादा जरूरी होता है पैसा बचाना, और उन दोनों से ज्यादा जरूरी होता है पैसा बढ़ाना। तो पैसा बचाना और बढ़ाना, इस कला में हम आपकी रोज मदद करते हैं अलग अलग जानकारों के जरिए और बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस को लेकर। और आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन रुंगटा साहब मौजूद है रुंगटा सिक्योरिटी से। उनसे हम चर्चा करेंगे पर्सनल फाइनेंस को लेकर, उनसे हम चर्चा करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जहां पर रुंगटा साहब से बातचीत होगी कैसे अलग अलग फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और कैसे उसे और फर्दर बढ़ा सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं yourmoney@nw18.com। ये हमारा मेल आईडी है जिस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि आस्क आवाज योर मनी ये हैशटैग का इस्तेमाल करके आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हर्षवर्धन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के साथ आज सौभाग्य मिला है आपसे बातचीत करने का। और पहले तो ये बताएं कि आपकी विदेश यात्रा कैसी रही और किस तरह की सिचुएशंस आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स के साथ साथ। वेल सुमित, यात्रा तो अच्छी थी, और जो हम एक्चुअली इकोनॉमिक सिचुएशन देखेंगे बाहर, तो आप देखेंगे जेन्युइन स्ट्रेस है। आई मीन अगर मैं तो यूएस गया था, तो पर्टिकुलरली वहां पे जब मैं देखा तो कंपैरेटिव पॉइंट्स में अगर हम देखें कि इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन है कंपेयर्ड टू दी यूएस इकोनॉमी की बात अगर हम करें, तो आई थिंक वी आर इन द राइट प्लेस। ये अगला 10 साल जो है वो इंडिया के लिए ही है, और जो आज की तारीख में इन्वेस्ट नहीं करते हैं इंडिया में पर्टिकुलरली, तो वो 10 साल बाद बहुत बुरी तरह रिग्रेट करने वाले। मैंने पूछा था क्योंकि इंडियन मार्केट में निवेश करना चाहिए, किन सेक्टर्स को आपको चुनना चाहिए और क्या आपकी थीम होनी चाहिए, इसी पे ही हमारी खास पेशकश आज रहेगी। यानी कि थीमेटिक फंड कितने सही हैं, क्या निवेश करना चाहिए, नहीं निवेश करना चाहिए, क्या उनकी इम्प्लीकेशंस हैं और कैसे आप उससे अपने पोर्टफोलियो को और बैलेंस बना सकते हैं। तो हर्षवर्धन सर, आप क्योंकि इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इतने समय से पर्सनल फाइनेंस में हैं, तो सबसे पहला सवाल मैं सबसे आखिरी सवाल के साथ ही शुरू करूंगा। हर जो निवेशक होता है उनको ये लगता है कि थीमेटिक फंड और सेक्टोरल फंड एक ही चीज है, इनमें कोई अंतर नहीं होता। तो आप बताएं कि क्या अंतर होता है, क्यों थीमेटिक फंड चुनना चाहिए, क्यों नहीं सेक्टोरल फंड चुनना चाहिए, या फिर अगर आप सेक्टोरल में हैं तो क्यों थीमेटिक फंड उसके साथ रखना चाहिए। तो क्या इन दोनों में अंतर है और क्यों दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है? वेल सुमित, अगर हम बात करें थीमेटिक फंड की, तो थीमेटिक फंड क्या होते हैं, जैसे वर्ड कहता है थीम, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, एक थीम को वो आइडेंटिफाई करता है इकोनॉमी का, और उस थीम के बेसिस पे जितनी भी कंपनियां उस कॉन्सेप्ट में है, उस थीम में है, उन सभी में इन्वेस्ट करता है। उदाहरण देता हूं, तो इसे सेक्टर फंड से कंफ्यूज नहीं करेंगे। सेक्टर फंड क्या होता है कि सेक्टर फंड कहता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जितनी कंपनीज ऑपरेट करती हैं हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो सेक्टर में आप अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। तो बैंकिंग होगा तो सिर्फ बैंक्स में इन्वेस्ट करेगा, एफएमसीजी है तो सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अगर हम कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड देखें तो इसमें क्या होगा, ये जो होराइजन है वो थोड़ा ब्रॉडन अप हो गया। एफएमसीजी आ गई और उसके ऊपर जो परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ेगी और उसके बेसिस पे वो जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी करेंगे, उस खर्चों से किन कंपनियों को फायदा हो सकता है, तो वो भी आ जाती है इसके अंदर। उदाहरण के तौर पर जो कंजम्पशन बेस्ड थीम होती है उसमें आपके टीवी या सिनेमा भी आ जाएगा, क्योंकि लोग जो परचेसिंग पावर बढ़ती है लोगों की, तो वो मूवीज देखने आउटिंग में जाएंगे, होटल्स में जाएंगे, तो वो सारी चीज आती है एक थीमेटिक कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज में। और एफएमसीजी हो गया जो सिर्फ एफएमसीजी कंपनीज में करेगा। तो ये छोटी सी अंतराल है कि कंजम्पशन और थीमेटिक जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्टर फंड से थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर है। तो एक बड़ा दायरा अगर आप सोचते हैं तो वो थीम होता है, और अगर आप एक छोटे से दायरे में जाना चाहते हैं तो वो एक सेक्टर होता है। यानी कि कंस्ट्रक्शन एक थीम होगी, स्टील, रियल एस्टेट, इसके मटेरियल्स, ये एक सेक्टर हो सकते हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये तो रहा पहला डिफरेंस दोनों के बीच में। हर्षवर्धन सर, आप बताएं कि क्यों थीमेटिक में निवेश करना चाहिए, पहला। दूसरा,
किनको निवेश करना चाहिए, कौन लोग उसके लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं उनके पोर्टफोलियो में? अगर ऑलरेडी सेक्टोरल है तो क्या वो थीम में जाएं, या वो सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं तो वो थीम में जाएं? इसकी इंडियन मार्केट को लेकर इंप्लीकेशन कैसी है? आप क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी घूम कर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी को भी समझते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन सी थीम बढ़िया? सुमित, अगर हम बात करें क्या कोई निवेशक को थीम या सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि अगर एक इन्वेस्टर कितना जागरूक है, कितना अवेयर है, कितना मार्केट को ट्रैक कर सकता है। क्योंकि अगर आप कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या थीम को पकड़ रहे हैं, आप एक थीम को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आने वाली है या कुछ ऐसा इकोनॉमी में बदलाव आने वाला है कि एक पर्टिकुलर थीम चलने वाली है। तो अभी मान लीजिए लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन जो थीम है वो थीम काफी पॉपुलर है, बिकॉज इकोनॉमी ओपन अप हुई है, जीएसटी आया है। तो इन सब चीजों का जो फायदा है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर को हो रहा है इन दैट सेंस। तो अगर आप उस कर्व को पकड़ना चाहते हैं, उस चेंज को जो इकोनॉमी में आ रहा है उसको आप स्पेसिफिकली पकड़ना चाहते हैं, तो आप थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड में जाएंगे। तो क्लियरली स्पीकिंग ये उन निवेशकों के लिए है जो मार्केट्स को ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एग्जिट भी टाइम कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एक थीम को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थीम अगर उसका वो प्ले आउट हो गया थीम पूरा, तो आपको फिर उस थीमेटिक फंड में से निकलना भी होगा। तो वेरी क्लियरली ये एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है, और अगर कोई लेमैन इन्वेस्टर है तो डाइवर्सिफाइड फंड्स में करें, क्योंकि उसमें भी फंड मैनेजर डेफिनेटली कोई भी सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और टैक्सेशन की इम्प्लीकेशन कैसे मान के चले हर्षवर्धन सर इसमें, क्योंकि क्या बाकी फंड्स के कंपैरिजन में यहाँ पर इम्प्लीकेशन में कोई बदलाव होता है? जी नहीं, ये भी एक रेगुलर इक्विटी फंड है, तो जो इक्विटी पे आपका जो टैक्सेशन होगा वही लगेगा, विच इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर है आपकी होल्डिंग अगर 1 साल के नीचे है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है जिसमें 15% है, और अगर लॉन्ग टर्म है जो 1 ईयर एंड अबव आपकी होल्डिंग होती है तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है जिसमें 10% है, लेकिन फर्स्ट 1 लाख आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है। जो पहला 1 लाख कैपिटल गेन्स होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर 10%। अच्छा रुंगटा सर, एक बात और बताएं, डिकेड्स से आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, डिकेड्स से आप पर्सनल फाइनेंस में कामकाज कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और तमाम इक्विटीज को, तमाम इकोनॉमीज को अच्छे से समझते भी हैं। इंडियन इकोनॉमी को लेकर कौन सा थीम बढ़िया है? आपको क्या लगता है कौन सी थीम में पैसा डालना चाहिए? कौन सी थीम ऐसी है जो इंडियन इकोनॉमी को अगले एक डिकेड में और बेटर बना सकती है, जिनके ऊपर पैसा लगाया तो बढ़िया पैसा बन सकता है? क्या होगा वहां पर? दो थीम्स हैं जो मुझे अच्छी लगती है। वन इज की परचेसिंग पावर। आप कोई भी चीज को स्पेंडिंग कॉन्सेप्ट में ले लीजिए, कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज की जो मैंने बात की, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी। वी हैव अ यंग डेमोग्राफिक। अगर हमारी इंडियन पॉपुलेशन को देखें तो वर्किंग क्लास इज वेरी लार्ज। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, अर्निंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा है, इनकम अभी लोगों के हाथ में आ रही है, एंड अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो वील हैव मोर इनकम कमिंग टू द हैंड्स ऑफ पीपल। अगर लोगों के हाथ में पैसे आने वाले हैं तो वो खर्च करने वाले हैं, तो ये खर्च जो होगा वो कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड या एफएमसीजी इन दैट कॉन्टेक्स्ट, नॉट एफएमसीजी पर्टिकुलरली, लेकिन कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज, इसमें आपको काफी बेनिफिट दिखेगा इन द कमिंग डेकेड। दूसरा मुझे जो लगता है जिसमें थोड़ा वी हैव टू ट्रैक इट लिटिल मोर, वो है बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्योंकि कोई भी जो लेन देन होगा वो सारा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से थ्रू रूट होगा। हम देख रहे हैं कि ये कैश इकोनॉमी धीरे धीरे गवर्नमेंट कोशिश करे कि सब कुछ आपका डिजिटल चला जाए, सब कुछ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे हो, तो ये जो आपको बदलाव दिखेगा इसका फायदा बहुत दिखेगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के खुद के बहुत सारे लेगेसी इश्यूज हैं जो सॉर्ट आउट होने होंगे। लेकिन ये दो सेक्टर मुझे लगता है कि एनीथिंग टू डू विद इंडिविजुअल्स, क्योंकि हमारी 130 करोड़ की आबादी है, अर्निंग पॉपुलेशन है, खर्च करने वाले हैं, पैसा इकोनॉमी ग्रो होगा, तो मनी फ्लो विल बी थ्रू इंडिविजुअल। अच्छा रुंगटा सर, एक बात और बताएं कि किसी भी आम निवेशक के लिए जो कि बाजार को ट्रैक भी करता है और वो थीमेटिक फंड को समझता भी है, उसमें निवेश कर भी सकता है, उसको अपने पोर्टफोलियो कितना हिस्सा यहां पर एलोकेट करना चाहिए, और अगर वो इसके साथ साथ सेक्टोरल का ब्लेंड रखना चाहे तो इन दोनों को मिला के कितना एक ब्लेंड होना चाहिए, कितना एक परसेंटेज देना चाहिए? ओके, सो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एजुकेटेड इन्वेस्टर के बारे में। ओके, सो आप अगर सुमित चाहें तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो ही अलग अलग 3-4 सेक्टर्स का बना सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड स्कीम क्या होती है, वो 4, 5, 6 सेक्टर्स में उन्होंने डिवाइड करके रखते हैं और एक पोर्टफोलियो बनाते हैं।
आप अगर एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर हैं तो क्यों नहीं आप 3 या 4 सेक्टर्स ही लेके अपना पोर्टफोलियो बना लें। तो आपका मान लीजिए 5 सेक्टर्स या 4 सेक्टर्स या थीम आपने आइडेंटिफाई कर ली और 20% या 25% अपना पोर्टफोलियो का आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया जो आपको अच्छे लगते हैं। आपको मान लीजिए फार्मा अच्छा लग रहा है, बैंकिंग अच्छा लग रहा है, कंज्यूमर अच्छा लग रहा है, तो आप सिर्फ उनमें कर ले एंड यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि उसमें कोई लिमिटेशन है, क्योंकि आपने कहा कि एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर मार्केट को ट्रैक करता है, तो मोस्ट सर्टेनली वो एक सिर्फ सेक्टर या थीमेटिक फंड से भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनके सवालों को भी शामिल करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रद्युमन है बातचीत करने के लिए। प्रद्युमन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा सवाल है, मेरा अभी म्यूचुअल फंड मेरा कंटिन्यू चल रहा है। 5,000 करके मैं हर महीने SIP कर रहा हूँ। मेरा 3 करोड़ का टारगेट है और 30 साल तक मैं कर सकता हूँ। आपकी अभी उम्र 25 साल है और आप 30 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य साध के चल रहे हैं, राइट? जी। ओके, रुंगटा सर, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो आपको भेजा भी है, इसमें अलग अलग मिड कैप के, ब्लू चिप के फंड्स इन्होंने शामिल कर रखे हैं और बहुत रीजनेबल इनका गोल है कि इन्होंने 30 साल में करीब करीब 3 करोड़ के आसपास का एक ये फंड साथ के चल रहे हैं कि इतना ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। 25 साल उनकी उम्र है और अच्छी चीज़ है कि एक बहुत इनिशियल एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी शुरू की है। पहली चीज़ तो क्या इनका फंड सही है, रणनीति सही है? दूसरा, क्या इनको अपनी SIP को बढ़ाते रहना चाहिए विद टाइम? कैसे इसमें आप फेरबदल करें, कुछ बदलाव की जरूरत? सुमित, सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन है मेरे। एक है कि ये जो 5,000 रुपए महीने का कर रहे हैं और 30 साल में ये 3 करोड़ रुपया चाहते हैं, और अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न देखें करीबन 14% अज्यूम करें तो इनका एस्टिमेटेड कॉर्पस एक्यूमुलेशन करीबन 2.7 करोड़ के आसपास आएगा, जो 3 करोड़ के आसपास है। दूसरा जो आपका मेन सवाल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्या इन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहना चाहिए। यस, इनका लक्ष्य अगर पूरा होता हुआ दिखता भी है इन्हें, लेकिन अभी 25 साल की इनकम आगे जाके बढ़ने वाली है, तो आप एक एज ए रूटीन, एक एज ए हैबिट बनाइए कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका इन्वेस्टमेंट भी वही प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम 3 करोड़ का टारगेट भी एक्सीड कर लें, क्योंकि इन्फ्लेशन के बेसिस पे आपको ये नहीं पता कि 30 साल बाद 3 करोड़ काफी होगा कि नहीं, तो आप प्रिपेयर वैसे ही करें कि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो था कि ये 5,000 रुपए के लिए ये करीबन 6 स्कीम्स में कर रहे हैं जो जरूरत नहीं है। 5,000 रुपए प्रद्युम्ना जी आप ना 2 स्कीमें भी करते तो आपका काम पूरा हो जाता। 6 स्कीम अननेसेसरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आपके ऊपर डाल दे कि आपको उतनी ही KYC, उतनी ही बहुत सारी चीजें आपको अपडेट करती रहनी पड़ेगी। बट नेवरदलेस थोड़ा पोर्टफोलियो आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये तीनों स्कीम्स को आप बंद करें और एक जो आपका 2,500 रुपया है वो एक ही स्कीम में करें, वो है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप। तो ये एक मल्टी कैप फंड में ही आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर मिल जाएगा, तो आपकी ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। बाकी सीन्स ठीक है और वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा रुंगटा सर, एक बात बताएं, अक्सर लोग पूछते भी हैं, ये हमारे केस में स्टॉक्स को लेकर होता है और आपके केस में शायद म्यूचुअल फंड्स को लेकर होगा, ये कितने म्यूचुअल फंड एक आइडियल पोर्टफोलियो में होने चाहिए? मतलब मेरा तो एक ही जवाब होता है जितना आप संभाल पाए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए सुमित, एक कोई भी स्कीम आप लेते हैं ना, वो स्कीम में करीबन 30 to 50 कंपनीज में वो खुद इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए इन्होंने एक्सिस ब्लू चिप फंड ले रखा है, उसमें करीबन आपके पास 30 से 50 कंपनियों में वो खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही आप कोई दूसरी स्कीम लेंगे उसमें भी 30 से 40 कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे अगर आप 6 स्कीम ले रहे हैं तो ऐसा कोई आपको आपके उन स्कीम्स में जो कंपनियां वो डुप्लीकेशन आपको दिखेगी। तो आइडियली स्पीकिंग 5 या 6 स्कीम बहुत होती है। अगर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया भी है तो 6 स्कीम बहुत होती है। 5,000 रुपए के लिए 2 स्कीम बहुत होती है। तो आपको उस हिसाब से देखना है कि डुप्लीकेशन करके कोई फायदा हो रहा है कि नहीं। सही चुने, ज्यादा चुनने की बजाय बिल्कुल सही चुनाव होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अनिल कुमार हमारे साथ अगले दर्शक होंगे जो कि हरियाणा से मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पार, और रुंगटा साहब से उनके सवाल को लेकर भी आंसर लेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी और आज हम बातचीत कर रहे हैं हर्षवर्धन रुंगटा साहब से, और उनसे बात कर रहे हैं थीमेटिक फंड्स को लेके, सेक्टोरल फंड्स को लेके, और कैसे उन फंड्स के जरिए आप अपने पोर्टफोलियो में एक नया एडिशन कर सकते हैं, किस तरह के उसके इम्प्लीकेशन है। आगे भी हम बातचीत करेंगे उस पर, लेकिन अभी हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, अनिल कुमार मौजूद हैं हरियाणा से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए।
सर नमस्कार जी। नमस्कार कुमार साहब। सर मैं अनिल कुमार भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ जी। सर मैं 5 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर। पोर्टफोलियो जो मैंने भेजा था उसमें, और मेरी एज सर 42 ईयर्स है, और मेरा टारगेट है सर 2025 में, यानी आफ्टर 3 ईयर्स सर 40 लाख का। ओके। अभी मेरे पास सर 10 लाख का फंड है इसमें, जो ऑलरेडी मैंने 2018 में सर ये करी थी शुरुआत इसकी SIP की। ओके। तो सर ये मेरे जो पोर्टफोलियो है थोड़ा बैलेंस है या नहीं, या कोई और फंड मुझे निकालने या डालने की जरूरत है, या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है सर? 40 लाख के होराइजन को उसमें रखते हुए सर 3 साल का होराइजन। ओके। रुंगटा साहब, इनका सवाल क्लियर है कि 3 साल के अंदर इनको 42 लाख रुपए चाहिए, और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में 10 पेटी है करीब इनका। अब उसमें ये इनकी जो SIPs हैं उनको क्या और बढ़ाने की जरूरत है, और इनको अपना निवेश बढ़ाना है? क्या करना चाहिए ना एग्जिस्टिंग SIP में या पोर्टफोलियो में, क्या बदलाव करना चाहिए? पहले तो अनिल जी, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 3 साल के अंदर है, और आपने पूरे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। एक आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में 2 ELSS स्कीम्स हैं, तो ELSS स्कीम्स में 3 साल का लॉक इन होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे 3 साल। तो अगर सितंबर 2022 में आपका एक इंस्टॉलमेंट गया है, वो सितंबर 2025 में मिलेगा। अक्टूबर 22 में जो करते हैं वो अक्टूबर 25 में। इसी तरह अगले साल जो आपका SIP इंस्टॉलमेंट होगा वो 2025 में निकाल नहीं पाएंगे आप, वो 2026 तक जाएगा। सो इक्विटी हम नॉर्मली कहते हैं कि 5 to 7 ईयर्स का मिनिमम टाइम होराइजन हो तो उसके लिए बेटर है, और आपका जो टाइम होराइजन है वो 3 साल का है। तो मुझे लगता है कि आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप एक राइट एसेट क्लास में है कि नहीं, फिर आप डिसाइड करेंगे स्कीम्स किस तरह से करना है। तो मेरे हिसाब से आप एक्चुअली 3 साल का अगर आपका टारगेट है तो इक्विटी के बजाय आप एक हाइब्रिड फंड में रखते हैं तो शायद थोड़ा आपके लिए बेटर होगा। उसमें भी इक्विटी एक्सपोजर रहता है, लेकिन कंसीडरिंग टाइम होराइजन और अग्रेसिव जो आपका टारगेट है उस हिसाब से आप शायद हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप की स्कीम अगर रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नेवरदलेस मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर से पर्सनली मिलें और ये सॉर्ट आउट करें, ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर लें कि ELSS में आप क्यों हैं, जब आपको 2025 में पैसे चाहिए, इक्विटी में रहना है कि नहीं रहना है। तो मेरा सुझाव रहेगा किसी से मिलकर डिटेल में समझें और फिर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करें। थोड़ा बहुत आपके बदलाव की जो पोर्टफोलियो में जरूरत है वो उसको लेकर राय आपको हर्षवर्धन सर ने दी भी है। अच्छा हर्षवर्धन सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स कौन से रहेंगे? अगर हम बात करें डिफरेंट सेगमेंट्स की तो मैं कहूंगा कि एक है, पहला जो लार्ज कैप में है आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। दूसरा एक टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें डेट इक्विटी एंड कमोडिटीज भी आ जाती है, प्राइमरी एंड इक्विटी एक्सपोजर। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक इंटरनेशनल फंड जो आप नैस्डैक 100 की एक्सपोजर लेंगे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कोटक नैस्डैक 100 फंड। अच्छा, तो 4 फंड आपको बताए हैं हर्ष सर ने, आप उनको देख सकते हैं और उनमें अपना निवेश यहाँ पर फर्दर अगर आप करना चाहते हैं, नया निवेश करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अच्छा ये हर्ष सर, ये आपने नैस्डैक फंड चुना होकर आया इसलिए, या अदरवाइज ही आपके थॉट पे था ये? जी नहीं, एक्चुअली ना सुमित, अगर आप देखें तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा मात्र जरिया है जिससे आप रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो जहां आप मेजॉरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं कि इंडिया में करिए, इमर्जिंग इकोनॉमी में करिए, जो इंडिया ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े पैसे डॉलर बेस्ड एसेट्स में भी करेंगे, विच इज नैस्डैक 100। गए थे यार नैस्डैक पे? ये जी हाँ, देखते तो आया था मैं। आप मिस नहीं कर सकते, अगर आप यूएस जाते हो नैस्डैक को मिस नहीं करेंगे, राइट? जी 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 जी। सो इन एनी केस, तो उनकी जो कंपनी है उनमें आपका एक्सपोजर है ना, आई थिंक पोर्शन आपका 10 to 15% इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर लेना ठीक रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और एक बार फिर से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एक लंबे अंतराल के बाद, और उम्मीद करते हैं आपसे जल्दी मुलाकात भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो पर्सनल फाइनेंस को लेकर अलग अलग फंड्स, किस तरह से आप थीम्स को चुन सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर होने चाहिए और कैसा आपका एलोकेशन होना चाहिए, इन सब पर हमने बातचीत की हर्ष सर से, और भी लगातार खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर बना रहेगा।